हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। तो बीते दिनों संसद में कुछ जानकारी दी गई है, खास करके आईएएस और आईपीएस की जो भर्तियां हैं उसके संबंध में कितने पद हमारे पास मौजूद हैं, कितने पद खाली हैं। तो इसके संबंध में जो जानकारी आई है उससे हमें कुछ नए तथ्यों का पता चलता है कि प्रशासनिक सुधार के संबंध में अगर हम इस पूरी बात को जोड़ करके देखें तो जो पद खाली हैं उससे किस तरह से भारत की प्रशासनिक संरचना पर प्रभाव पड़ रहा है और किस तरह से उसको हम ठीक कर सकते हैं। इन कुछ विषयों पर बात करना बहुत ज़रूरी है, परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा भी इन्हीं कुछ पदों के लिए हम देने का प्रयास करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है भारत में क्यों खाली पड़े हैं आईएएस के पद। तो अभी जो डायमेंशंस हैं उनकी बात करें, न्यूज़ को अभी हम देखेंगे क्या जानकारी आई है, इस समय वर्तमान में क्या स्थिति मौजूद है इन पदों को लेकर के, किस तरह से पद खाली पड़े हैं, कितने पद भरे हुए हैं। इसके बाद समझेंगे कि इन पदों की जो संख्या है वो तय कैसे की जाती है, कि मतलब अलग अलग कार्डर के मुताबिक कितने पद किस कार्डर में दिए जाएंगे, क्या ये निश्चित होते हैं या इसमें कुछ बदलाव होता रहता है समय के मुताबिक। भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे कोई सिविल सेवक या फिर आईएएस की भर्ती की जाती है। कमी जो अभी यहाँ पर न्यूज़ में अभी हम देखेंगे तो उस कमी के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, निष्कर्ष को देखेंगे और एक सवाल मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे। यह विषय सीधे तौर पर जीएस पेपर 2 के अंतर्गत हम जोड़ करके देख सकते हैं, यानी लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका और प्रशासनिक सुधार। तो प्रशासनिक सुधार भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है और इससे हमेशा ही सवाल बनते हैं। तो न्यूज़ को पहले देखें। ओवर 22% आईएएस आईपीएस पोस्ट्स लाइंग वैकेंट अक्रॉस कंट्री, सेंटर एडमिट्स इन पार्लियामेंट। तो जो केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं श्री जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने संसद में कुछ जानकारी दी है और ये बताया है कि जो आईएएस के पद हैं वे किस तरह से खाली पड़े हैं। चलिए न्यूज़ को आगे देखते हैं। तो पेंशन मंत्रालय, जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री जितेंद्र सिंह जी ने बताया है कि 1 जनवरी 2021 तक देश में 5231 आईएएस अधिकारी मौजूद रहे हैं, यानी इतने पद भरे हुए थे। जबकि इन पदों की जो स्वीकृत संख्या है वह है 6746 और इतने पदों में इतने पद भरे हुए हैं, यानी 1515 पद खाली पड़े हैं, रिक्त पड़े हैं, यानी 22.45% कम है। और इन जो 5231 पद भरे हैं उनमें से 3787 जो पद हैं वो आईएएस की सीधी भर्ती से भरे गए हैं, यानी यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके थ्रू लिए गए हैं, सीएसई एग्ज़ाम। और जो 1444 पद हैं जिसमें आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं वे पदोन्नत हैं, किससे, राज्य सिविल सेवाओं से या गैर राज्य सिविल सेवाओं से, वो पदोन्नत करके उनकी पदोन्नति करके उन्हें पहुंचाया गया है। ये आंकड़ा बताया गया है। और एक और रिपोर्ट भी आई है संसद में, जो लोक शिकायत कानून और न्याय पर विभाग संबंधित संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट आई है और ये 112वीं रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट श्री सुशील मोदी जी की अध्यक्षता में बनाई गई है और उनके जरिए जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो इसमें भी कुछ आंकड़े दिए गए, खास तौर से राज्यों के हिसाब से, कि बहुत बड़ी संख्या में जितने हमारे पास पद स्वीकृत हैं और जितनी हमारी स्ट्रेंथ इस वक्त मौजूद है उन पदों पर जो भर्ती है उसके बीच में जो अंतर है काफ़ी बड़ा है, तो उस अंतर को हमें दूर करना होगा, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर में जो रिक्तियाँ मौजूद हैं लगभग एक अंतर है 104 पदों का, बिहार कैडर में 94, पश्चिम बंगाल में 80, जम्मू और कश्मीर में 78, महाराष्ट्र में 77। मतलब वैसे तो एक लंबा आंकड़ा होगा लेकिन कुछ विशेष की हम बात कर लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आगमुट कैडर जो है उसमें 87 सीट खाली हैं। तो अलग अलग जोन में कैडर्स को डिवाइड किया गया है स्टेट वाइज, अभी हम उसकी भी बात कर लेंगे। यहाँ पर एक जिक्र आया है संसद की स्थायी समिति का। तो इस जो संसद की समितियाँ हैं संविधान के अनुच्छेद में, जैसा कि आप सब जानते हैं, अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 संसद की समितियों से संबंधित है। तो इस बात को थोड़ा सा फैक्चुअली रूप में आप समझते चलेंगे कि प्रीलिम्स में अगर कोई सवाल बने वो भी आपको पता हो। हम बात कर रहे थे जोन्स के बारे में कि किन जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो हाल ही में 2017 में जो कैडर पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस आए थे उसके मुताबिक 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि जोन 1 में आगमुट आता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे जो राज्य हैं जोन 2 में हैं। इसी तरह जोन 3 में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम है। जोन 4 में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड है। और जोन 5 में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और
केरल है, यानी कहीं ना कहीं दक्षिण भारत से जुड़े हुए राज्य आते हैं। 5 जोनों की जानकारी होनी हमें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम आईएएस की या सिविल सेवाओं की तैयारी से जुड़े हुए हैं। ठीक, चलिए अब एक डेटा बताता है यहाँ पर कि 1951 से लेकर अब तक लगभग कितने पदों की भर्तियां खाली रहीं और कितने पद मौजूद रहे। जैसे एक डेटा हम यहाँ पर देखते हैं कि 1951 में 1232 पद सैंक्शन थे और उसमें जो वास्तविक भर्तियां थी वे थी 957, और इस 957 में 336 भारतीय सिविल सेवा के पद भी शामिल हैं। तो इन भर्तियों में जो शॉर्टेज थी वो थी 275 यानी 22.32% की। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे कम शॉर्टेज का अगर हम आंकड़ा देखें तो 2001 के समय हमें दिखाई देता है कि पदों के मुताबिक जो रिक्तियां थी या जो भर्तियां थी उनमें सबसे कम शॉर्टेज देखने को मिली यानी 0.79%। और सबसे ज़्यादा शॉर्टेज कब देखने को मिली हमें? 2012 में, जब पदों के मुताबिक जो रिक्तियां थी वो थी 1777 पद खाली थे यानी 28.87%। यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंकड़ा हमें दिखाई देता है। अब बात करें कि ये जो पद हैं, किसी जगह पर पदों की संख्या तय कैसे की जाती है। तो अखिल भारतीय स्तर पर जो सेवाएं हैं उनमें प्रत्येक कैडर के लिए 5 साल में कैडर की समीक्षा किए जाने का प्रावधान किया गया है। और जो कैडर की समीक्षा है वो कैडर समीक्षा समिति के अंतर्गत की जाती है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा की जाती है और भी अन्य सदस्य मौजूद होते हैं अन्य मंत्रालयों के सचिवों के जरिए। इसके अलावा जो कैडर समीक्षा है वो एक सतत ऑनगोइंग प्रोसेस कह सकते हैं जो लगातार चलता रहता है। इसके तहत कुछ राज्यों को हर साल समीक्षा के लिए रोटेशन के जरिए लिया जाता है और रोटेशन वाइज ये समीक्षा चलती रहती है। उदाहरण के लिए देखें तो 2020-21 में उत्तर प्रदेश और बिहार में जो आईएएस के पद हैं उनके बारे में जानकारी ली गई, उनकी समीक्षा की गई, और मणिपुर के अंतर्गत आईपीएस के पदों की समीक्षा भी की गई और उनका स्ट्रक्चर भी देखा गया कि कैसे उनको हम बेहतर कर सकते हैं, उनमें संशोधन की प्रक्रिया देखी गई। भर्ती की प्रक्रिया कैसे होती है ये भी एक बड़ा सवाल है, हालांकि आप में से कई लोग जानते हैं, फिर भी हम रिवाइज करने के तौर पर और जानकारी को समझने के तौर पर बात करेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण भर्ती है जिसे हम सीधी भर्ती कहते हैं वो है आईएएस की परीक्षा यानी सिविल सेवा परीक्षा सीएसई के माध्यम से आईएएस और अन्य ऑल इंडिया सर्विसेज के पदों पर भर्तियां की जाती हैं। अच्छा, संविधान में अगर हम देखें ऑल इंडिया सर्विसेज का पद तो संविधान के अनुच्छेद 312 में इसका जिक्र हमें मिलता है। इसके अलावा जो भर्तियां हैं एक समिति के द्वारा इन भर्तियों की संख्या का निर्धारण किया जाता है कि कितनी संख्या किस समय किस साल कितनी संख्या हम भर्ती करेंगे। इसी तरह 2012 से अब तक सीएसई के माध्यम से हर साल 180 आईएएस अधिकारियों की भर्ती की गई है 2012 के बाद से अब तक, यानी हर बार जो पद आते थे उसमें 180 आईएएस के पद होते थे। इसके अलावा जो अगला तरीका है भर्ती का वो है प्रमोशन, यानी हमने देखा कि राज्य के अधिकारी जो होते हैं राज्य सिविल सेवा के उनको प्रमोट करके बना दिया जाता है, या फिर गैर राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को भी कभी कभी मौका मिलता है। इसी तरह एक और प्रक्रिया है लेटरल एंट्री की, सीधा उनको उस पद पर सचिव के पद पर सलाहकार के पद पर भेज देना। ठीक, तो ये हुई भर्ती की प्रक्रिया। अब बात करें कि ये जो कमी अभी हमने उन आंकड़ों में जिक्र किया वो कमी जो मौजूद है उससे फ़र्क कहाँ पड़ेगा, प्रशासन में कैसे फ़र्क पड़ेगा जो हम सुधार की बात करते हैं। तो सबसे इसका जो पहला इम्पैक्ट है वो है प्रशासन की दक्षता पर यानी एफिशिएंसी पर। जैसे कि अगर कलेक्टर के लेवल पर देखें तो उनका काम राज्य के अंतर्गत या किसी जिले के अंतर्गत एक राजस्व संग्रह का है, कानून और व्यवस्था को देखरेख करना है, इसके अलावा डेवलपमेंट से जुड़े जो कार्य हैं, इसके अलावा जो पब्लिक फंड्स हैं उनकी निगरानी करना है। अगर वो वरिष्ठ स्तर पर जाते हैं तो पॉलिसीज़ उनको बनाना है राज्य सरकार के साथ मिलकर के, केंद्र सरकार के साथ मिलकर के। तो ये सभी जो नीति निर्माण और नीतियों के पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन के काम हैं ये किसी भी आईएएस अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है। और यही जो पूरा स्ट्रक्चर है देश के अंतर्गत नीतियों के निर्माण, नीतियों के निर्धारण और नीतियों के कार्यान्वयन तीनों ही स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा अगर बात करें निष्कर्ष की तो इसमें हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला बीएस बासवान समिति की जो रिपोर्ट आई थी, रिकमेंडेशन आई थी, उसके बिना इस टॉपिक को समझ पाना अपने आप में हम कहेंगे कि इसको शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बीएस बासवान जी ने 2016 में रिपोर्ट सबमिट की थी और इनका जो उद्देश्य था वो था लंबी अवधि में यानी एक लंबे समय में हम आईएएस अधिकारियों की क्या भूमिका हो सकती है उसको देखेंगे। तो इन्होंने कुछ जो प्रमुख बात कही थी वो इन्होंने कहा था कि जो 180 पदों की बात है अभी जो हम 180 पद भर्ती कर रहे हैं
अगर किसी भी स्तर पर इन पदों की भर्ती में यानी इन पदों की संख्या में अगर हम वृद्धि करते हैं तो इसके बाद हमें कुछ चुनौतियां देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर इसमें वृद्धि की गई तो पहली तो चुनौती होगी गुणवत्ता को लेकर के, दूसरी चुनौती होगी जो हम आईएएस अधिकारियों की भर्ती के दौरान उनको ट्रेनिंग देते हैं, खासकर लवासना के अंतर्गत, यानी जो नेशनल एकेडमी है आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग को लेकर के, उसमें इससे ज़्यादा संख्या वो कैसे सस्टेन कर पाएंगे, यहाँ पर दिक्कत है। और तीसरी समस्या होगी शीर्ष स्तर पर जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पहुँचते हैं तो ऐसे में उनका जो एक पिरामिड है उनकी नौकरियों को लेकर के, उनके प्रमोशंस को लेकर के, उसमें किसी तरह से विकृति आ सकती है। तो उनका सुझाव यहाँ पर यह आता है कि हमें इस संख्या को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो भर्ती कैसे करेंगे, फिर इस आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने जो सुझाव दिया, उन्होंने प्रतिनियुक्ति की बात की, यानी डेपुटेशन पर हम लोगों को बुलाएं। तो ये तो हुई इस समिति की सिफारिशों की बात, यानी बीएस बासवान समिति की बात। उसके बाद अगली जो संसदीय समिति ने अपनी 112वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया है। जैसे उन्होंने कहा कि वार्षिक आधार पर आईएएस अधिकारियों को प्रवेश में वृद्धि की जाए, और इसका उन्होंने कारण ये बताया कि जैसे प्रतिनियुक्ति की बात आई थी, अगर हम राज्यों से प्रतिनियुक्ति करवाते रहेंगे तो कई बार ऐसा भी होता है कि प्रमोशन के थ्रू राज्य के अंतर्गत अगर किसी अधिकारी को, नॉन कैडर अधिकारी को कैडर अधिकारी के पद पर भेजा जाएगा तो इससे प्रशासन की दक्षता पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक, इसके आधार पर भारतीय प्रशासन के अंतर्गत जो उभरती हुई आवश्यकताएं हैं उसके अंतर्गत हमें इन पदों को बढ़ाना चाहिए, और आईएएस की जो परीक्षाएं हम कराते हैं उसमें हमें प्रवेश करने के लिए यानी आईएएस के जो पद हैं उनकी संख्याओं में वृद्धि करनी चाहिए। ये इस समिति की अनुशंसाएं थी। तो इसके तहत अभी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो 2022 से 2030 तक होगा उसमें हर साल आईएएस की जो भर्ती निर्धारित की जाएगी उस निर्धारण के लिए और उससे जुड़ा एक फॉर्मूला तय करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। तो वो समिति अब डिसाइड करेगी कि 2022 से 2030 तक के बीच में जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उसमें कितने पदों का निर्धारण किया जाएगा और कितने हम पद भरेंगे इस हिसाब से। तो चूंकि ये एक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के पास ये क्षमता मौजूद है, ये ताकत मौजूद है निर्णय लेने की, तो सरकार इस संबंध में आगे निर्णय लेगी। चूंकि हमारा काम था इस विषय को एनालाइज करना कि कैसे ये जो मुद्दा है ये हमारे प्रशासन के अंतर्गत, प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत और परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए, सवाल क्या बनता है? सवाल है, हाल ही में पेश की गई संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में आईएएस अधिकारियों की भर्ती उनकी तय संख्या के अनुपात में काफ़ी कम है। प्रशासनिक सुधार के आलोक में बताइए कि देश के प्रशासन और नीतियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो 250 शब्दों में आपको इसका जवाब देना है, उत्तर लिखने का प्रयास करना है। तो जो संसदीय समिति ने रिपोर्ट पेश की है उसका जिक्र करिए, उसमें बताइए कि जो कमी है वो कमी किस तरह से प्रशासनिक संरचना में दिक्कत ला सकती है, या फिर उस कमी के चलते किस तरह से जो पूरे देश के अंतर्गत प्रशासनिक एक ढांचा मौजूद है उसमें विकृति आ सकती है और कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इस प्रश्न को लिखने का अभ्यास कीजिए और इस पूरे टॉपिक को एक बार ठीक से रिवाइज कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ। शुक्रिया।